हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2020 का जो जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 77 क्वेश्चन को कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर कहा गया है कार्बन पदचिह्न को घटाना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। अब वो किस प्रकार से होगा? कार्बन का उत्सर्जन कम वायुमंडल में, बस सीधी सी बात है। और इससे क्या होगा? पर्यावरण रूप से भी लाभ होगा। तो इन 5 ऑप्शन में से कौन से उपाय हैं वो जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने में योगदान देंगे, उसको हमें यहाँ पर देखना है। इस प्रश्न में यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रखे हैं एक जैसे। एक तो क्या है, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, दूसरा है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। एस्फाल्ट क्या होता है? जो डामर होती है उसे ही एस्फाल्ट बोलते हैं। और डामर किसका उत्पाद होता है? जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उसी में से साथ में क्या निकलता है? डामर निकलता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, ये जो उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट होता है यानी कि गर्म डामर होती है जिसको गर्म करना पड़ता है डामर को, इसमें क्या होता है? कार्बन या CO2 का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता है न कि घटता है। इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर गलत। चौथा ऑप्शन गलत होने पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर बचता है आपका डी और ए, यानी कि एक तो कॉमन है, यानी कि ताम्र से एक तो कार्बन पदचिह्न में कम करने में योगदान देगा ही देगा। अब बच गए पीछे 2 और ऑप्शन, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल। यहाँ पर जो शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी है, इसमें जो एस्फाल्ट होता है इसको गर्म नहीं करना पड़ता है। इससे क्या होती है? एक तो ऊर्जा खपत कम होती है, दूसरी बात यहाँ पर हानिकारक जो धुआं निकलता है, जो गैसें निकलती हैं वो भी यहाँ पर नहीं निकलती हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन हो जाता है सही। आंसर आ जाता है अपना ए, यानी कि तीसरा जियो टेक्सटाइल भी सही है। जियो टेक्सटाइल क्या होते हैं? ये पारगम्य कपड़ा होता है जो मिट्टी के साथ संयोजन में उपयोग में यूज किया जाता है। ये मिट्टी को सुदृढ़ करता है, मिट्टी को एक कठोर आधार प्रदान करता है। साथ ही में ये बेहतर जल निकासी की व्यवस्था भी करता है, जिसके कारण क्या होता है? ये यहाँ से जल है इजीली मृदा में पारगम्य हो पाता है। यहाँ पर जो जियो टेक्सटाइल होते हैं इनको बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन और पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। और ताम्र स्लैग जो तांबा उद्योग होता है वहाँ पर उप उत्पाद के रूप में जो पीछे कचरा बच जाता है उसे ताम्र स्लैग बोलते हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण सड़क के निर्माण में किया जा सकता है। पोर्टलैंड सीमेंट होती है, इसके निर्माण के दौरान क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसका उपयोग कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये चूना पत्थर से इसका निर्माण किया जाता है। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है यह नॉर्मल सीमेंट होती है, लेकिन यह सीमेंट जो पोर्टलैंड पत्थर होता है उसके सदृश होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। दूसरा है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। यही सेम स्टेटमेंट 2013 के पेपर में आया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था। तीसरा ऑप्शन तो PYQ की एज टू एज लाइन है। देख लीजिए PYQ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पेपर के लिए। भारतीय कोयले के अंदर राख की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, क्योंकि भारतीय कोयला होता है वो लो क्वालिटी का होता है। लिग्नाइट कोयला होता है, इसमें राख होती है वो ज़्यादा बचती है। और कोयले में बहुत ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला पाया जाता है औषधि सेलों में। तो औषध के अंदर कई सारे तत्व साथ में शामिल हो जाते हैं। इसमें आर्सेनिक, सीसा, पारा, कैडमियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? विषाक्त होते हैं। इनके जो प्रभाव होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। यूपीएससी इस लाइन को पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। 2023 में भी ये प्रश्न पूछा था, 2024 में भी सेम ऐसा प्रश्न पूछा है। 2024 में प्रश्न आया था कि जो SO2 होता है उसका उत्सर्जन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? वहाँ पर था जो विद्युत संयंत्र होते हैं, उसका आंसर था तो विद्युत संयंत्र यानी कि कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप सही से देख के जाते तो 2024 का वो प्रश्न आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होता। यूपीएससी की PYQ बार बार रिपीट होते हैं, ये यहाँ पर साबित हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। यह प्रश्न भी यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, तो यहाँ पर आंसर होता है इसका डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार, यूपीएससी में कभी भी कोई वर्ड आए जिसके आगे बायो लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए वो एक पॉजिटिव चीज़ है।
तो उसके जो पॉजिटिव उपयोग होंगे वो हमेशा राइट होंगे और नेगेटिव उपयोग उसके हमेशा गलत होंगे। ऐसा जनरल आप सोच के चल सकते हैं। अगर आपको प्रश्न आए तो आप इस ट्रिक का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका यह ट्रिक 100% सही होगी। तो यहाँ पर बायोचार क्या होता है? बायोचार जो कोयला होता है उसे ही बोलते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर क्या होता है? पायरोलाइसिस प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। पायरोलाइसिस प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन किया जाता है। तो बायोचार का निर्माण पायरोलाइसिस प्रक्रिया से होता है, यानी कि जब बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है चारकोल जैसा पदार्थ, उसे बोलते हैं बायोचार। अगर यहाँ पर आपको तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी पॉजिटिव बात लग रही है तो हमेशा सही होगी। पहला स्टेटमेंट देखिए, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो यह नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, यानी कि जो नाइट्रोजन वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बढ़ाता है, मृदा में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है मृदा। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि जो भारतीय मृदा है उसमें नाइट्रोजन की वैसे भी कमी होती है। तो बायोचार का उपयोग करके क्या किया जा सकता है? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है नाइट्रोजन का जो सूक्ष्म जीव है उनके माध्यम से। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो ये होगा सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वर्धीकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। पॉजिटिव चीज, यानी कि जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ा देता है। वहां पर मृदा है वो मॉइस्चर अधिक समय तक रखेगी, मृदा जल्दी से कठोर नहीं होगी, सूखेगी नहीं। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 साथ में कहीं है नहीं, यानी कि पहला भी सही है। आंसर आ जाता है आपका डी। पहला है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट सही। तो आंसर होता है डी। जो बायोचार होता है वो मिट्टी में अम्लता को भी कम करता है। बायोचार ठोस, गैस, तरल किसी भी रूप में पाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? अब जो अनुसूचियां हैं जो WPA एक्ट 1972 है उसमें चेंज हो चुकी हैं। पहले अनुसूची थी 6 पूरी, अब उनकी संख्या घटाकर कर दी है 4। तो अब आज के संदर्भ में यह स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, इसलिए जो आज 4 अनुसूचियां हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहली अनुसूची है वो देखती है उच्चतर स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियां, जिनको उच्चतर स्तर की सुरक्षा चाहिए होती है उन प्रजातियों को अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। और अनुसूची सेकंड के अंदर एक तो वर्मीन को रखा जाता है, दूसरा उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनको कम संरक्षण की आवश्यकता है। तीसरी अनुसूची के अंदर संरक्षित पौधों को रखा जाता है। चौथी अनुसूची में जो साइट्स के अंतर्गत जो नमूने आते हैं उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर जो WPA एक्ट की अनुसूचियां हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब अनुसूची 1 से 4 के बीच है, जो 5 और 6 उनको हटा दिया गया है और जो अनुसूचियों का क्रम है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं 4 उनको आप याद रखना, जिनको अभी हमने यहाँ पर देखा है। WPA एक्ट है उसको लाया क्यों गया था, उसका क्या उद्देश्य था? उसका मेन उद्देश्य एक तो प्रजाति की सुरक्षा करना, जो पशु प्रजातियाँ हैं और जो पादप प्रजातियाँ हैं। दूसरा इसमें जो शिकार है उसको नियंत्रित किया जा सके, साथ ही में व्यापार जो अवैध व्यापार वगैरह होता है उसको भी नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जा सके। इसमें कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र आते हैं? एक तो आते हैं अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, संरक्षण रिजर्व, टाइगर रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व। और WPA एक्ट 1972 के तहत 4 निकाय भी आते हैं। कौन कौन से वो? एक तो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। एक है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जिसकी स्थापना हुई थी 1992 के अंदर। तीसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो कि टाइगर रिजर्व के जो मामले होते हैं उनको देखता है, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। चौथा है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ये 4 बॉडी किसके तहत आती हैं? WPA एक्ट 1972 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? अगर आप एग्जाम हॉल में हैं और ऐसे शहरों के नाम आए और आपको पता ना हो उसका आंसर, तो अगर आपको एक प्रश्न पर गैस करना हो किसको आंसर करना है, अगर वहां पर बंदरगाह का ऑप्शन हो तो आप उस पर आंख मीच के कर देना। 99% चांस है कि वो आपका सही होगा, 1% आपकी किस्मत है। तो यहाँ पर इसका आंसर है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। जो घंटाशाला और कदूरा है ये आते हैं जो वर्तमान आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर, और जो चौल है वो आता है महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि चौल है वो पश्चिमी बंदरगाह है और घंटाशाला व कदूरा पूर्वी तटीय बंदरगाह है। और साथ ही में उस टाइम के जो मेन बंदरगाह थे उनको भी देख लेते हैं। एक है अरिकमेडू जो कहाँ आता है? पुडुचेरी में। एक है भरूच गुजरात के अंदर, कालीकट केरल में, लोथल
गुजरात में, मुजिरिस केरला के अंदर, पुमपुहार तमिलनाडु में और तूतीकोरिन ये भी आता है तमिलनाडु के अंदर। ये उस टाइम के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। पुहार के बारे में 2023 में पूछा गया था। तो बंदरगाह के बारे में यूपीएससी कंटिन्यू पूछ रहा है एनसीईआरटी के अंदर, और कहीं पर भी आपको अगर कोई एंसेंट या मिडिवल टाइम का बंदरगाह मिल जाए तो आपकी बत्ती वहां पर जल जानी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? शून्य जुताई के तहत क्या होता है, हालांकि जब फसल को बोते हैं तो क्या किया जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है किसकी, जमीन की। जमीन को उतरा पुतरा जाता है उसकी मृदा को, वो होती है जुताई। शून्य जुताई में क्या होता है, जुताई नहीं की जाएगी। जो पारंपरिक रूप से खेती होती थी उसमें जुताई होती थी, लेकिन अब जो संरक्षण के लिए विधियां लाई जा रही है इसमें एक होती है मध्यम जुताई, और मध्यम जुताई का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसे बोलते हैं शून्य जुताई, जिसके अंदर बिल्कुल भी जुताई नहीं होती है। इसमें कुछ मशीन्स होती हैं जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, बीजों को रोपा जाता है बिना जुताई के जमीन में। तो यहाँ पर इस वर्ड से अगर साधारण अर्थ निकालें शून्य जुताई यानी कि इसमें जुताई नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव। ये जो शून्य जुताई है इसका ही विस्तारित रूप से लिखा गया स्टेटमेंट है ये। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही हो जाता है। दूसरा है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। अब शून्य जुताई क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है। तो पॉजिटिव चीज़ का कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा वो सही होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो चावल की खेती होती है, आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा, खेतों के अंदर चावल रोप रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो चावल का पहले से छोटा सा पौधा निर्मित होता है उस पौधे को क्या करते हैं, जमीन में रोकते हैं। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उस जो नर्सरी में पौधा बनता है चावल का, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। चावल का सीधा बीज लाए और कहाँ रोप दिया, जमीन में रोप दिया बिना जुताई के। तो यह क्या होगी, पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि इससे क्या होगी, समय की बचत होगी और साथ ही में जो मेहनत है वो भी कम लगेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए पॉजिटिव है, सही हो जाता है। तीसरा क्या है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। कार्बन पृथक्करण का मतलब है कि मृदा क्या करेगी, जो कार्बन है उसको धारित कर पाएगी। ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन को धारित नहीं करेगी तो कार्बन कहाँ आएगी, वायुमंडल में आएगी। और वायुमंडल में कार्बन आने से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा अगर कार्बन वायुमंडल में आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव, यानी कि मृदा में कार्बन धारित रहेगी, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये होता है सही। इसलिए इसका आंसर होता है यहाँ पर डी। जीरो टिलेज या शून्य जुताई पद्धति क्या है, जीरो टिलेज पद्धति या शून्य जुताई तकनीक कृषि की एक पद्धति है जिसमें जुताई की कोई जरूरत नहीं होती है। इस विधि में एक फसल के बाद दूसरी फसल के बीजों को सीधे सीड ड्रिल के जरिए खेतों में बो दिया जाता है। खेत से पुरानी फसलों के अवशेष एवं खरपतवार को निकालकर अलग कर दिया जाता है, और इसमें जो फसलों को निकाला जाता है इनकी जड़ों को वहीं पर रहने दिया जाता है। जड़ें क्या करती हैं, बाद में ह्यूमस का निर्माण करने में योगदान करती हैं। इसमें पिछली फसलों के आरक्षित अवशेष बीजों को क्यारी में ढक देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, यानी कि वहाँ पर मल्चिंग की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर जो मृदा है वो सूखती नहीं है, मृदा नमी धारित कर पाती है। इसे नो टिल फार्मिंग या डायरेक्ट ड्रिलिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसके लाभ क्या क्या है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर लैंड प्रिपरेशन, residual moisture can be effectively utilized, dry matter and organic matter get added, it prevents soil erosion, reduction in the crop duration, और कार्बन पृथक्करण में भी ये क्या करेगा, योगदान करेगा। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस का निर्माण धीरे धीरे होता है, जिसके कारण जो मृदा की वास्तविक जो क्षमता होती है वो निखर कर सामने आती है, क्योंकि इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो धीरे धीरे होता है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट था, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, इसके लिए जो एपीसीडर जैसे जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनका यूज़ किया जाता है फसल के अवशेषों को जलाए बिना उसमें सीधे बुआई को संभव बनाने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, जो खेतों में पराली जलाते हैं किसान, तो पराली जलाने की आवश्यकता ही नहीं, वहाँ पर जो पराली पड़ी रहे उसको अवशेष पड़े रहे, उन अवशेषों का यूज क्या किया जाएगा, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में, ह्यूमस निर्माण में। तो उन अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव हो पाएगी, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आंसर इसका होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति आई थी 2018 में, कौन सा मंत्रालय लेके आया था इसको, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया था, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को। यहाँ पर अगर लॉजिक से सोचें कि जैव ईंधन निर्माण में इनमें से कौन से पदार्थों का यूज किया जा सकता है, अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सोचें कि कच्चे माल के रूप में उपयोग में हो सकता है, अगर यहाँ पर सीधा आता कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होता ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ कहा गया है जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार
कच्चे माल के रूप में किन किन का उपयोग होगा। तो जो जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति आई थी उसमें स्पेसिफिक नाम दे दिए गए कि इनका उपयोग किसमें किया जाएगा, जैव ईंधन के निर्माण के रूप में किया जाएगा। तब इसका आंसर है वो कुछ अलग निकल कर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो मूंगफली के बीज है, मूंगफली के बीज किसके लिए काम आते हैं, तेल बनाने में, जो हमारा रिफाइंड ऑयल वगैरह होता है उसमें। वैसे भी भारत जो ऑयल है वो बाहर से बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। भारत में जो पाम ऑयल है या फिर तेल है उसकी बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है। तो भारत का जो आयात बजट है इसके कारण जो क्या होता है, नेगेटिव होता है बार बार। इसलिए मूंगफली के बीजों का यूज जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति में सरकार क्यों घोषित करेगी। अगर साधारण लॉजिक से सोचें तो अगर तीसरा ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है सीधा ए। इसमें जो हॉर्स ग्राम या कुल्थी है उसका भी जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति में कच्चे माल के रूप में नाम नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर होता है ए, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। अगर गेहूं के दाने होते तो यहाँ पर ये भी पॉइंट गलत होता, लेकिन यहाँ का क्या कहा गया, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। सड़ा आलू, आलू भी कैसा है, सड़ा हुआ है, सही आलू नहीं है। और चुकंदर, आंसर होता है इसका ए। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इसके साइलेंट फीचर क्या है, एन इनिशिएटिव टारगेट टू 20% ब्लेंडिंग ऑन एथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल इज प्रपोज्ड बाई 2030। यहाँ पर जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है वो कर दिया गया है 2025 तक के लिए, बाद में चेंज करके। तो यहाँ पर जो 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग का है वो तो 2030 तक का ही है, लेकिन 20% जो बाइंडिंग किसका, इथेनॉल का, वो 2025 तक कर दिया गया है। और यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है बायोफ्यूल्स का 3 भाग में। कौन कौन से, एक तो है प्रथम पीढ़ी के, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी और तीसरा है तृतीय पीढ़ी के। प्रथम पीढ़ी में आते हैं बायो इथेनॉल और बायोडीजल, जिसे बोलते हैं मूलभूत जैव ईंधन। दूसरी पीढ़ी में आते हैं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से बने हुए बायो ईंधन, जिसे बोलते हैं उन्नत जैव ईंधन। और तीसरी पीढ़ी में आता है बायो सीएनजी, जिसको बनाया जाता है एल्गी या शैवाल के माध्यम से। और सामग्री कौन कौन सी यूज की जा सकती है, इसमें चीनी युक्त सामग्री जैसे गन्ना, चुकंदर, मीठी ज्वार। स्टार्च युक्त सामग्री जिसमें मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू का यूज किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त अन्न के दाने जैसे गेहूं, चावल, इनका जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और साथ ही में सेल्यूलोजिक सामग्री जैसे कि खोई, लकड़ी का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, इनका यूज किया जा सकता है सामग्री के रूप में, फीड स्टॉक के रूप में। और बायोफ्यूल को अगर जनरेशन में बांटा जाए तो 4 जनरेशन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है, इसमें उन पदार्थों का यूज किया जाता है जो खाने योग्य होते हैं, जैसे कि शुगर, कॉर्न, स्टार्च। सेकंड जनरेशन में उन पदार्थों का यूज किया जाता है जो खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि राइस हस्क, वुड चिप्स आदि। थर्ड जनरेशन के अंदर यूज किया जाता है शैवाल का। और फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल होते हैं इनमें जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स का यूज किया जाता है बड़े मात्रा में, जो बायोडीजल निर्माण के लिए या फिर बायोफ्यूल निर्माण के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। यहाँ पर पूछा गया है कार्बन के सामाजिक मूल्य। ऐसा प्रश्न यूपीएससी हर साल पूछता है, जैसे 2022 में ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा था। तो ऐसा वन वर्ड वाला प्रश्न यूपीएससी हर साल पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ऐसे प्रश्नों को, और उसके जो एक एक वर्ड को अगर तोड़ दे तो उसका आंसर ही क्या है, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई वो उसका विस्तारित रूप है उस स्टेटमेंट का या उस वर्ड का। तो अगर उस वर्ड को अच्छे से खोल के देखा जाए तो आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर कहा गया है कार्बन के सामाजिक मूल्य। मूल्य हम किसी चीज़ के भुगतान के लिए करते हैं, कि आप बाजार में कुछ मूल्य देते हैं और उससे कुछ सामग्री खरीदते हैं, तो किसी न किसी चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, मूल्य देते हैं। यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है, देखिए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। यहाँ पर क्या है, इसका मूल्य है, किसका, CO2 का। क्या है मूल्य उसका, उससे क्या हुई है, क्षति हुई है। किसमें, पर्यावरण के अंदर, कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति किसमें, पर्यावरण में या फिर पृथ्वी में, जैव विविधता में। तो वो क्या है, वो है कार्बन का सामाजिक मूल्य। वो उसने क्या, कार्बन ने क्या किया है, सामाजिक रूप से अवनति की है। यहाँ पर अगर इस कार्बन के सामाजिक मूल्य को अच्छे से विस्तारित रूप से खोल के देखा जाए तो इसका आंसर निकलता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि भारत के दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पहली बात तो मूंग का जो उत्पादन होता है वो मोस्टली राजस्थान का जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर होता है। और दालों में क्या क्या आ जाते हैं, चना आ जाता है, अरहर आ जाता है, उड़द आ जाता है, और चने का उत्पादन भी भारत में बहुत ज़्यादा होता है। तो मूंग का उत्पादन तो वैसे भी बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो कुल उत्पादन का लगभग 0.5%, यानी कि एक तरफ तो सारी बाकी दालें होगी जिसमें चना, अरहर, उड़द,
तुर सब शामिल हो गए, और एक तरफ है मूंग। ये तो एकदम स्टेटमेंट हवा में बनाया गया है, इसका तो कोई वास्तविकता से लेना देना भी नहीं। इसको तो हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर दूसरे पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर सीधा ए आ जाता है। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। यहाँ पर जो दोनों है, खरीफ दाल और रबी दाल, दोनों का उत्पादन बढ़ा है पिछले 3 दशकों में। और यहाँ पर जो सबसे अधिक दाल है वो है चना, जो है पूरे कुल दलहन का 40%। उसके बाद आता है अरहर, जो कि 15 से 20% है। उसके बाद आ जाती है उड़द। मूंग का तो आसपास नाम भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है ए। आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। इसके बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देख लेंगे। इसके साथ ही हमारा जो 2020 का जो डिस्कशन है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम 2021 के पेपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। साथ ही साथ कुछ रिव्यू हो अपनी जो डिस्कशन को लेकर, उसको भी आप साझा करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।